नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। इतिहास में उत्तराखंड ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है क्योंकि उत्तराखंड में ये पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संहिता की नियमावली और पोर्टल को कल उन्होंने उसका लोकार्पण किया था, उसको इनॉग्रेट किया था। और इस कानून के जरिए ये बताया जा रहा है कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो रहेगी। और जो जहां तक इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं, डिवोर्स, शादी, ह्यूमन रिलेशनशिप्स, इस सब को लेकर एक यूनिफॉर्मिटी नजर आएगी, ऐसा बताया जा रहा है। साथ में पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि जो हमारे जो संविधान जो निर्माता थे, उनको ये एक बहुत बड़ा सम्मान है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना। लेकिन इस कानून के तहत बहुत सारे विवाद भी हैं, जैसे कि जो स्टेट कंट्रोल है वो बहुत बढ़ जाएगा। लोगों के बेडरूम में झांकने की जो टेंडेंसी थी कि प्राइवेट लाइव्स में क्या हो रहा है, लड़कियों पर अंकुश कैसे लगाया जाएगा, ये सारी बहुत चिंता का विषय है। और इसी को लेकर कई लोग ये कह रहे हैं कि इस कानून के कई सेक्शंस को कोर्ट में चुनौती भी दी जाएगी। लेकिन अब उत्तराखंड में क्योंकि ये कानून लागू हो गया है, अब उत्तराखंड के समाज के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, पुलिस का जो कंट्रोल है वो किस हद तक हो सकता है, इन सारे पहलुओं को लीगल और सोशल पर्सपेक्टिव से हम समझने की कोशिश करेंगे। इस समय हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े जुड़ रहे हैं। मिस्टर हेगड़े, थैंक यू सो मच फेडरल देश। और सर, पहला सवाल यही है कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो ये कानून लागू किया गया है, सबसे बड़ा डर आपको क्या है एज अ लॉयर, और सोसाइटी में क्या हो सकता है, और लीगल जो चुनौतियां हैं वो क्या हो सकती हैं? देखिए, ये सबसे बड़ा डर यही है कि अब जो हमारी सरकार है वो कहती है कि आपके जो निजी जीवन है, जैसे कि आप किसके साथ व्यवहार करना चाहते हो, किसके साथ रहना चाहते हो, उस पर भी काफ़ी नियंत्रण रखना चाहता है। अगर आप किसी के दोस्त बन जाते हो और फिर बाद में आप दोनों ये तय करते हो कि शादी नहीं करेंगे, साथ मिलकर रहेंगे, तो फिर उसके लिए भी आपको सरकार की एक तरीके से परमिशन लेना पड़ेगा। ये नहीं, आपको आपको ये पहले रजिस्टर करना पड़ेगा कि आप साथ रह रहे हो, लिव इन रिलेशनशिप आपकी जब भी रिलेशनशिप शुरू होती है उसके 1 महीने के अंदर आपको रजिस्टर करना है। वरना कोई रजिस्ट्रार आके आपको नोटिस दे सकता है कि आपने आपका जो रिलेशनशिप है वो रजिस्टर क्यों नहीं किया? और उसके बाद अगर आप फिर भी रजिस्टर नहीं करते हो, तो तो आपको जेल हो सकती है। तो ये कानून के डर से और जेल के डर से आपके आप जो भी आपके रिलेशनशिप्स रखना चाहते हो, अ, उस पर असर आ जाएगा। और ये भी नहीं है कि ये मामला सिर्फ आपके और रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के बीच हो। आपकी अगर ये रिलेशनशिप ब्रेकअप हो जाती है और आप 21 साल से नीचे हो, तो फिर वो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन जब आप कहते हो नहीं, ये रिलेशनशिप जो मैंने रजिस्टर किया था वो अभी मैं तोड़ना चाहता हूँ। वो टूटने के बारे में ना सिर्फ रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा पर आपके पेरेंट्स को भी बता देगा। तो ये जो है, नहीं, मुझे कभी-कभार लगता है कि जैसे कि सरकार वो दिलवाले दुल्हनिया में जो अमरीश पुरी का रोल था, वही निभा रही है कि भई जब तक सरकार ना कहे जाओ जी ले अपनी ज़िंदगी, तब तक आप नहीं जी सकते हो। ये लेकिन इंट्रूजन बहुत ही ज़्यादा हुआ है। नहीं, ये तो मतलब जो प्राइवेट लाइव्स हैं उसमें स्टेट इंट्रूड करेगा। और जहां तक लिव इन रिलेशनशिप्स का सवाल है या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप्स का सवाल है, क्या अब ऐसा समाज उत्तराखंड बनाएगा जहां पर लोग 10 बार सोचेंगे, डेटिंग करने के पहले 10 बार सोचेंगे कि हमें लिव इन रिलेशनशिप में पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, स्पेशली अगर आप उत्तराखंड में हैं तो। या फिर कोई लेडी जो कि किसी दूसरे शहर में रहती है और अगर उसका
कोई संबंध एक ऐसे व्यक्ति के साथ होता है जो उत्तराखंड में रहता है, तो फिर ऐसी लेडी भी 10 बार सोचेगी कि ही इज अ रेजिडेंट ऑफ उत्तराखंड, पता नहीं मुझे उसके साथ लिव इन अपना रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। क्या अब ये चीजें लोग बहुत सोच समझकर उनको करना पड़ेगा इस कानून के आने के बाद? जी, बिल्कुल। और आप उत्तराखंड तक सीमित क्यों रखते हैं? क्योंकि ये जो लॉ कहता है रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड और हु हैज़ बीन अ रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड। तो आज तो अगर आपका जन्म देहरादून में हुआ है और आप बैंगलोर में काम करते हो, तो फिर भी आप पर भी ये लागू हो सकता है। तो आजकल के डेटिंग ऐप्स पे तो ये कोई डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा कि आई हैव नॉट बीन और एंड हैव नेवर बीन अ रेसिडेंट ऑफ उत्तराखंड। और अगर आप उत्तराखंड वाले हो तो उसके डिटेल्स भी डालने पड़ेंगे और इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना पड़ेगा। शायद कुछ ऐसा उनके वकीलों को भी सोचना पड़ेगा। तो नहीं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन जो है इस एक्ट का, इससे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। जी, आप लेकिन कुछ मिस्टर हेगड़े, जो ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो एक्ट्स हैं, पुलिस इसमें अब क्या कर सकती है? पुलिस अक्सर होता है तंग करती है लोगों को, बेवजह हैरेसमेंट के केसेस होते हैं, जबरन उनसे फाइन वसूलना हो। अब जैसे इस केस में भी 25,000 रुपए का फाइन है, एक जेल सेंटेंस भी है 3 महीने तक की। तो इसमें क्या पुलिस तंत्र, हमेशा हम लोगों ने देखा है कितने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर पुलिस वाले जबरदस्ती पैसा ऐंठने के लिए तंग करते हैं। तो क्या अब ये चीजें बढ़ जाएंगी या बढ़ सकती हैं? इसमें मिसयूज जो लॉ का है वो किस किस हद से होगा? वही तो जब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल होगा कि कोई देहरादून की लड़की अगर किसी लखनऊ वाले के साथ कोई रिश्ता बना दे, तो देहरादून की पुलिस लखनऊ तक पहुँच जाए, हाँ, या बैंगलोर तक चले आए। तो पुलिस वालों को जहाँ जहाँ ऑर्डर मिलता है चले आते हैं और जहाँ ऑर्डर नहीं मिलता है फिर भी कहीं कभी-कभार चले आते हैं। तो पुलिस को, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को और सरकारी मुलाज़िमों को काफ़ी सारे नए पावर्स आ जाएँगे, जो जिसके यूज़ या मिसयूज़ पर कोई कड़ी ना निगरानी है, ना उसके लिए कोई पेनल्टी है। तो पेनल्टी जो सब है सिर्फ़ सिटिज़न्स पर है, स्टेट ऑफ़िशियल्स पर कुछ है नहीं। ये फिर हम इसको एक प्रोग्रेसिव लॉ हम किसी भी सूरत में कह सकते हैं कि पेनल्टी सारी सिटीजन्स के ऊपर डाल दी गई हैं, लेकिन अगर जो अधिकारी वो गलत करते हैं या जो व्यक्ति मिसयूज इस लॉ को कर रहा है उसके लिए कानून कुछ भी नहीं कहता। तो ये कैसा कानून है और क्या इसको कोर्ट में चुनौती नहीं मिलेगी, या फिर आपको लगता है कि इसके ऐसे कई प्रावधान हैं जो कि जिनको चुनौती मिलेगी आने वाले दिनों में? नहीं, कई प्रावधान है जिसको चुनौती मिलेगी, कभी-कभार ऐसा होगा कि अ, कोई कानून को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल करके कहीं बैंगलोर में चुनौती दे, बैंगलोर के कोर्ट्स में चुनौती दे या कोई उत्तराखंड में ही जहाँ कोई मामला फँस जाता है तो वहाँ भी चुनौती दे। तो एक इस अ, इस मै अ, इस एक्ट में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो मेरे मेरे नज़र में प्राइवेसी के बिल्कुल विपरीत है। प्राइवेसी भी एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने पुट्टास्वामी जजमेंट में कहा है। तो उसके तहत भी चैलेंजेस ज़रूर आ जाएँगे। पर ये मान के बैठना कि कोर्ट्स में चैलेंज आ जाएँगे, तो हर लॉ चैलेंज होता है। कितना स्ट्राइक डाउन होगा, कितना फिर बाद में सरकार खुद वापस ले लेगी, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन आपको उम्मीद लगती है कि ये कानून वापस पूरे फॉर्म में लिया जाएगा, या फिर कुछ उसके जो सेक्शंस हैं वो हो सकता है कि निरस्त कर दिए जाएं या कोर्ट की कुछ सख्त टिप्पणी आ जाए? पूरा लॉ क्या आप निरस्त होता हुआ देखते हैं, या पूरा लॉ रोल बैक होता हुआ किसी भी सूरत में? पूरा लॉ रोल बैक तो मैं नहीं मानता ये होगा जब जब तक पूरी जनता या कोई खास वर्ग जब तक प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। ये वैसे जो लॉज़ पारित होते हैं नॉर्मली अमल में लाया जाता है। कुछ चंद लॉज़ जैसे फार्म बिल्स उन्हें वापस लिया गया था, फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद।
तो यहाँ इस लॉ के तहत जो भी शादी 26 मार्च 2010 के बाद हुआ है, जो अ, उत्तराखंड में जो ये शादी रचाई गई या शादी ये कॉन्ट्रैक्ट भी हुई हो, उनको सब रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर लोगों को फिर बाद में कहीं पटना से, कहीं बंगलौर से, कहीं कहीं मद्रास से आना पड़े कि अपने इतनी शादी रजिस्टर करने, और उससे वो ये उससे उससे काफ़ी आपत्ति होती है। मैं ये भी मानता हूँ कभी-कभार डेडलाइन्स एक्सटेंड हो जाएँगे या कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार हो सकता है। पर होलसेल तब जाएगा अगर कहीं कोई सेंट्रल लॉ इस पर बने। हुँ। लेकिन आपको क्या ध्यान है सर कि जब ये ड्राफ्ट इसका तैयार हो रहा था, इसमें जो कंसल्टेटिव प्रोसेस था, वो कितना इलैबोरेट था? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो इसका ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इसको लोगों ने देखा ही नहीं कि बिल किस फॉर्म में था और सरकार उसको लेकर आई है। और जबकि सरकार कहती है नहीं ये तो पूरा कंसल्टेटिव प्रोसेस था। कंसल्टेटिव प्रोसेस का मतलब क्या है कि अ, आप अपने ऑफिस में बैठ के इस लॉ को कोई वेबसाइट पे डाल के फिर आप अगर पूछे कि भई आपको कुछ कहना है? हाँ, अच्छा आप लिख लीजिएगा। अच्छा ये लिख लिया है, चलिए आप हम उसे फ़ाइल में रख लेते हैं और फिर हमें जो करना है मनमानी करेंगे, उसे कंसल्टेशन तो इफेक्टिव कंसल्टेशन तो नहीं माना जा सकता है। तो मैं इस बात पर सरकार की सहमत हूँ कि ये बिल तो पब्लिश तो हुआ था, क्योंकि इसके ड्राफ्ट्स तो अवेलेबल थे। उसके पर उसके बाद उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे, उसके वर्किंग में ये दिक्कतें आएँगे, उसका कोई कंसिडरेशन हुआ करके मुझे मुझे कोई उसका ज्ञान नहीं है, और अ, मुझे ये भी लगता है कि उतने कम समय में हुआ भी नहीं होगा। हुँ। महिलाओं के पर्सपेक्टिव से ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिए एक बहुत ही एक फेयर कानून है और खासकर जो पॉलीगैमी है, ट्रिपल तलाक है, हलाला है, ये सब चीज़ें जब एक बार यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो नहीं होगी, तो महिलाओं के लिए खासकर ये बिल बहुत अच्छा है। महिलाओं के पर्सपेक्टिव से आपको कैसा लगता है कि ये लॉ वाक़ई में क्या ये न्याय कर पाएगा महिलाओं के साथ या फिर महिलाओं को ये बताएगा कि भई आपको तो बेड़ियाँ पहना के ही रखना है हमें हमेशा से? देखिए, महिलाओं के पर्सपेक्टिव से मैं तो महिला ना होने के नाते मैं क्या टिप्पणी करूँ? पर मुझे ये तो ज़रूर ध्यान आता है कि अ, कई सारे ऐसे लॉज़ भी बन जाते हैं, जो कहने के लिए महिला के हक में हैं, पर इस्तेमाल महिला नहीं करते हैं या उनका बेनिफिट महिला को नहीं पहुँचता है, पर कुछ पुरुषों को पहुँचता है, खासकर पुरुष लॉयर्स को। जैसे कि आपने देखा होगा जब जैसे 498 ए या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सब महिलाओं के लिए बनाया गया है। पर जब भी कोई सिचुएशन आता है, जब भी कोई शादी टूटने लगती है, तो अ, कोर्ट में जाने का और पुलिस स्टेशन में जाके 498 ए फाइल करने के, ये जो सब फैसले होते हैं, वो लिए जाते हैं, वो कौन लेता है? वो लेता वो तो लड़की का बाप लेता है, लड़की के बाप के वकील लेते हैं, और जो शादियाँ बच भी सकती थी, वो फिर शायद ना बचे। ऐ ऐ ऐसे ऐसे संदर्भ आ जाते हैं। मुझे ये भी कहा गया है कि जैसे ये ट्रिपल तलाक का जो जो कानून सेंट्रल लेजिस्लेशन आया, उसके बाद अ, बहुत सारे ऐसे मामले निकले जहाँ तलाक देने की बात ही नहीं हुई। लोग तलाक देने से इनकार करने लगे, और वो महिलाओं को छोड़ के चले गए। तो क्या ये महिला के पक्ष में है या नहीं है, ये तो वक़्त और सोसाइटी बता सकता है। पर मैं ये नहीं मानता हूँ कि अ, ये महिलाओं के उतने हक में है जितना ये कहा जा रहा है या जितना एडवर्टाइज़ किया जा रहा है। क्योंकि क्योंकि इस लॉ में एक अ,
एक पूरा वर्ग है, कुछ 12% या 17% जो ट्राइबल्स है, उनको इससे बाहर रखा गया है। तो ट्राइबल वुमन जहाँ थी वहीं थे, वहीं हैं। ये कुछ 60-70% जो हिंदू पॉपुलस है उत्तराखंड के, या 80% तक, वो तो जहाँ था वहीं है। थोड़ा रजिस्ट्रेशन ज़्यादा बढ़ गया है, और जो 15-20% मुसलमान, ईसाई जिसको आप खींच के लाए हो, तो उनके महिलाओं में किस का सुधार होगा या नहीं, वो तो वक़्त बताएगा। लेकिन जो बार-बार ये कहा जा रहा है कि जेंडर न्यूट्रल लॉ है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरीके का लॉ अगर आप सारे सेक्शंस देख लें, चाहे वो डिवोर्स हो, चाहे मैरिज हो, चाहे सक्सेशन हो, चाहे फिर लिव इन रिलेशनशिप हो, आप इस कानून को क्या कहेंगे कि क्या ये वाक़ई में संवैधानिक है? इसको हम संवैधानिक कहेंगे या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एक खत्म करने की मुहिम कहेंगे? क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने कल जब वो इनॉग्रेट कर रहे थे इसका पोर्टल, तो उन्होंने कहा कि ये एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि है संविधान निर्माताओं को। देखिए, संविधान निर्माताओं ने क्या कहा था? इन्होंने कहा था द स्टेट शैल एंडेवर टू फॉर्म अ सिविल कोड। संविधान निर्माताओं को ये पता था कि हमारी जो सोसाइटी है, काफ़ी डीपली डिवाइडेड है, काफ़ी धर्म के आधार पर चलता है, अपने-अपने धर्म या मज़हब के आधार पर चलता है, और जो उनकी प्राइवेट लाइव्स है, वो धर्म या मज़हब के जो टेनेट्स हैं, उस पर बेस्ड है। तो अ, संविधान के बाद 1956 में हिंदू कोड बिल आ गया था, जहाँ पहली बार हिंदुओं को भी डिवोर्स के हक मिले। उस वक़्त ये काफ़ी सारों ने ऑब्जेक्ट किया था, जो तब जनसंघ वगैरह में थे, कि ये जो बिल लाया जा रहा है, पंडित जी जो बिल ला रहे हैं, वो तो सिर्फ़ इसलिए ला रहे थे कि ताकि इंदिरा गांधी को अगर तलाक लेना पड़े, तो वो ले सकती है। तो तभी भी उस वक़्त के रूढ़िवादी काफ़ी ऑपोज़िशन में थे। अब वही रूढ़िवादी जो आ गए हैं सत्ता में, वो उसी उसी को कॉपी करके अभी उत्तराखंड में उसी को कॉमन सिविल कोड बना रहे हैं। ये पर जब कॉमन सिविल कोड का सवाल आ जाता है, और वहाँ ट्राइबल वोट्स है, ट्राइबल इंटरेस्ट है, तो उसको इस कोड से बाहर रखा है। तो अल्टीमेटली अगर आप ये देखें। नहीं, तो आपने कहा कि ये पॉलिटिकल रीजंस की वजह से एससी-एसटी को इस लॉ के बाहर रखा गया है। जी, बिल्कुल। हुँ, और कोई कारण तो नहीं हो सकता है, वरना वो भी इंडियन है, हम भी इंडियन हैं, वो भी हुँ। उत्तराखंडी हैं, ये दूसरे लोग भी उत्तराखंडी हैं। तो उत्तराखंड के एक वर्ग को जब आप यूनिफ़ॉर्मिटी को ही एक लेजिस्लेटिव वैल्यू मानते हो, तो यूनिफ़ॉर्मली सब पे लगा दीजिएगा। वैसा तो कोई सवाल नहीं है। जो आपको कन्वीनिएंट लगता है, उनको बाहर रखते हो, जिन्हें आप अ, ज़बरदस्ती अंदर लाना चाहते हो, उसे अंदर ले आए हो। लेकिन इस पूरे बिल से एक डिबेट और भी खड़ा होता है मिस्टर हेगड़े कि हमारा जो देश है वो अपनी डाइवर्सिटी, अपनी बहुल्यता के लिए जाना जाता है। तो अब मौजूदा सरकार क्या बहुल्यता को, डाइवर्सिटी को खत्म करके यूनिफॉर्मिटी पर स्ट्रेस करना चाह रही है? क्या ये मंशा लग रही है? वो दिन गए जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते थे, अब यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी की बात होनी चाहिए। जी, बिल्कुल, ये एक फोर्स्ड होमोजेनाइज़ेशन है। हुँ, और जो डाइवर्सिटी इनको भाती नहीं है, वो हर चीज़ में एक, एक, एक कहते हैं ना, जैसे वन नेशन वन लॉ। हाँ, हुँ। अल्टीमेटली वही कह रहे हैं कि वन लीडर। तो वो कुछ 80 साल पहले जर्मनी में कहते थे, आइन राइक, आइन फोक, आइन फ्यूहरर, यानी एक लोग, एक राष्ट्र, और एक नेता। तो ये जो यूनिफ़ॉर्मिटी का जो मुहिम है, वो पहले से चला आ रहा है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। तो अ, सबको एक ही रंग में लिपटा देना, और सबको एक ही तरह
एक ही बस्ते में डाल देना, वो कुछ लोगों को या अभी के जो सत्ता में है, उनको लगता है ये देश के लिए अच्छा है। पर हमारी जो जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो विविधता में है। हम अ, बहुत से भाषा बोलते हैं, बहुत से भगवानों को पूजते हैं। अ, दूसरे-दूसरे वेशभूषा में रहते हैं। तो ये जो जितने सारे अलग-अलग होके भी एक साथ रहते हैं। वो एक एडजस्टेबिलिटी जो इंडिया में थी, उसको मिटाने की ये एक कोशिश है, एक एनफोर्स्ड यूनिफ़ॉर्मिटी। अ अ, पता नहीं कि कभी चीन से कुछ सीखा होगा कि एक ज़माने में सबको सिर्फ़ एक एक ही तरीके के कपड़े पहनते थे, वो माओ सूट हुँ। नीले कलर में। शायद वही वैसे ही पूरे देश को एक ही रंग में डाल देना शायद इनकी इनकी मंशा हो। एक आखिरी सवाल मिस्टर हेगड़े करेंगे कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो बिल उत्तराखंड लाया है और कई स्टेट्स ऐसे हैं जो प्रोसेस में है इस तरीके का लॉ लाने के लिए, लेकिन कई जगह से ये भी आवाज़ें सुनती हैं कि एक केंद्रीय कानून भी सरकार बनाना चाह रही है। तो क्या होगा? क्या ये छोटे-छोटे ये पायलट टेस्ट्स करे करे जा रहे हैं ताकि एक केंद्रीय कानून लाया जा सके? ये पूरा एक्सपेरिमेंट क्या बताता है सरकार की मंशा को लेकर? नहीं, क्योंकि उत्तराखंड छोटा-सा स्टेट है और उसमें जो इलेक्ट्रल मैथमेटिक्स है, उसमें भी ऐसे लॉ लाके उतने उनको क्षति नहीं पहुँचेगी और कोई एक स्ट्रॉन्ग ऑपोज़िशन नहीं है जैसे फार्मर्स बिल के टाइम हुआ था और जिसके वजह से फार्म लॉज़ पीछे उनको लेना पड़ा। तो ये एक टेस्ट बलून है। अगर यहाँ ठीक से चले तो शायद केंद्र में भी ये ला सकते हैं, पर फिलहाल जो लोकसभा का जो गणित है, वो शायद इसके लिए इसमें सहूलियत नहीं होगी क्योंकि जो जो 2 एलाइज़ है, बिहार और आंध्रा में, वहाँ भी सब्सटैंशियल माइनॉरिटी वोट सब है, तो शायद वो साथ दे सरकार का या ना दे, वो उस पर बड़ा सवाल है। तो बिल्कुल। अगले जो साढ़े 4 साल जो बचे हैं इस लोकसभा के, शायद दूसरे-दूसरे स्टेट्स में जहाँ मेजॉरिटी है, वहाँ लागू करके जो जो सब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो देख के टेस्ट अगर बाद में मेजॉरिटी हो, तो शायद लाए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मिस्टर हेगड़े, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।